नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसकी पुष्टि की है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है। बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं जब बोल रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं जब बोल रहा हूं तब हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं और यह मेरा डेटा नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं और योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते रहे तो अगले 2.5 से 3 सालों में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सुब्रमण्यम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में जीडीपी करीब 4187.017 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह जापान के संभावित जीडीपी से थोड़ा अधिक है, जिसका अनुमान 4186.431 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां यह बहुत तेजी से विकास कर सकता है, जैसा कि पहले कई देशों ने किया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने नीति आयोग की बैठक पर एएनआई से बात करते हुए कहा कि आजादी को इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कई देशवासी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न ना हो जाए तब तक वे नीति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता। भाजपा के शासनकाल में हमारी अर्थव्यवस्था में जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। भारत के जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जमीन पर उतरा है? क्या इसका आम आदमी पर कोई असर हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में आय समता की बात कही गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था समावेशी नहीं है तो आर्थिक मील के पत्थर का जश्न मनाना अच्छा नहीं है। आरजेडी नेता ने कहा कि आम नागरिक को अर्थव्यवस्था तब बेहतर समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। भूख सूचकांक का क्या होगा? समावेशी विकास के सूचकांक पर हम कहां पर हैं? आय की असमानता इतनी क्यों बढ़ रही है? ये सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसने हर हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था और इसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 122वें एपिसोड पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश के मन की बात यह है, अगर आपने सेना को सिर्फ 2 से 3 दिन और दिए होते तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। पीएम के मन में डर है और यह डर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने से रोकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के मन की बात यह है कि किन परिस्थितियों में युद्ध विराम की घोषणा की गई। यूक्रेन में रात भर हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में 30 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी खमेलनित्स्की क्षेत्र में 4 मौतें हुई हैं, वहीं कीव क्षेत्र में 3 और दक्षिणी शहर माइकोलाइव में 1 मौत की सूचना है। यह हमला कीव पर रूस के अब तक के सबसे भीषण हमलों के ठीक 1 दिन बाद हुआ है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने शनिवार रात को 4 घंटे के दौरान मॉस्को सहित कई रूसी क्षेत्रों में 95 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को के हवाई अड्डों पर सभी उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत की तरफ से हुई कार्रवाई को बताने के लिए भाजपा सांसद बचेंद्र जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा।
इस प्रतिनिधि मंडल ने बहरीन के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की। इस बातचीत में शामिल AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंकवादी संगठन भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को सही ठहरा रहे हैं। वह कुरान की आयतों का गलत संदर्भ दे रहे हैं। हमें इसे खत्म करना होगा। ओवैसी ने कहा कि आतंकवादियों ने हत्या के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। बता दें कि बहरीन के साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया जाने वाले इस डेलीगेशन में सांसद निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, सांसद रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद की सारी जड़ें पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। वह न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी आतंकवादियों का निर्यात करता है। अमेरिका या यूरोप को यह नहीं भूलना चाहिए कि अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी समूह वहीं पाकिस्तान से निकलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, वैश्विक जवाबदेही होनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता होनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया जागरूक हो और पाकिस्तान को उसकी असलियत बताए। हमारा संदेश है कि एक वैश्विक गठबंधन बनाएं, पाकिस्तान को अलग थलग करें, जवाबदेही तय करें। इस मुद्दे को केवल आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के प्रतिबद्धता से ही संबोधित किया जा सकता है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपना रक्षा बजट बढ़ाने जा रही है। पाकिस्तान की सरकार में योजना मंत्री एहसान इकबाल ने पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक मंत्री ने कहा कि पिछले अनुभवों की बात करें तो पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाएं दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव का सबूत रही हैं। इकबाल ने आगे कहा कि यह साबित हो चुका है कि हमारा एक खतरनाक पड़ोसी है जिसने रात में हम पर हमला किया। इस वजह से उन्होंने देश के रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बजट में रक्षा खर्च बढ़ाने की योजना केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अहम है। योजना मंत्री इकबाल ने आगे कहा कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सशस्त्र बलों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान करें। भारत के निर्वाचन आयोग ने रविवार को 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात की कड़ी और विसावदर, केरल की नीलम्बुर विधानसभा, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा सीट में चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 26 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख 2 जून तय की गई है। इसके बाद 3 जून को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और 5 जून तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। आयोग ने बताया कि 19 जून को वोट डाले जाएंगे और 23 जून को वोटों की गिनती होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.